नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर। पॉलिटेक्निक एंट्रांस 2023 के लिए हम लोग इस कोर्स पर जुड़े हुए हैं और कोर्स की इस कड़ी पे हम लोग आज केमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का जो टॉपिक है जो कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिसको हम लोग रासायनिक संयोग के नियम के नाम से जानते हैं। इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री में एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसका थ्योरी एज वेल एज उसका जो क्वेश्चंस वाला पार्ट है, जिस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं वो सब जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तत्व, मिश्रण और यौगिक वाला जो चैप्टर है उसका हम लोग सवाल के साथ साथ उसका थ्योरी वाला पार्ट भी कर चुके हैं। आज हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, रासायनिक संयोग के नियम वाले चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं आप, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम में। आप लोगों का जो है कोर्स के लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जो कि इस नंबर पर है 9155547045। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इस कोर्स का जो है ग्रुप उसके साथ जुड़ सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जो है उस लिंक के जरिए भी आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का जो लेक्चर है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आज हम लोग को सीखना है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ये जो नियम है ये नियम ए लोवेसियर के द्वारा दिया गया, और कब दिया गया? 1750 में, 1750 ईस्वी में इस लॉ को दिया गया ए लोवेसियर के द्वारा। ये लॉ जो है, ये लॉ किस चीज के बारे में है? ये लॉ जो है इट एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यह रासायनिक प्रक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान के बीच संबंध स्थापित करता है। अभी हम लोग इस केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट और जो है ये प्रोडक्ट वाला जो टर्म है, इन दोनों को अभी हम लोग समझेंगे, है कि नहीं। अभिकारकों के उत्पाद जो है, उत्पादों और अभिकारक, उत्पाद और अभिकारक, ये दोनों जो है शब्द को अभी हम लोग समझेंगे। जैसे ही हम लोग उदाहरण वाला कड़ी पर जाएंगे, उदाहरण वाला पार्ट पर जाएंगे, एग्जाम्पल वाला पार्ट में, वहां पर जो है हम लोग इस चीज को समझेंगे। उससे पहले हम लोग इस लॉ का जो है द्रव्यमान के संरक्षण का जो नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसका जो स्टेटमेंट है उस चीज को हम लोग देखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, किसी भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के दौरान द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई भी रासायनिक या फिर जो है भौतिक अभिक्रिया हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो उस क्रिया, उस अभिक्रिया के होने से पहले और होने के बाद जो उसका मास होगा, जो उसका द्रव्यमान होगा, वो क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि वो जो है चेंज नहीं होगा, है कि नहीं, वो इक्वल होगा, है कि नहीं। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास A प्लस B, ये जो है हमको मिलके दे रहा है कोई एक कंपाउंड C, है कि नहीं। जैसे कि ये, इसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, है कि नहीं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। A और B जो रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले A और B रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, तो यहां पर आफ्टर दिस केमिकल रिएक्शन हम लोग को क्या मिलेगा? कोई भी एक कंपाउंड C मिलेगा, ऐसा हम लोग मानकर चल रहे हैं, है कि नहीं।
रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद हमको उत्पाद के रूप में कोई भी एक कंपाउंड मिलेगा, कोई भी एक यौगिक मिलेगा जो कि सी है। तो इसी पर हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, अभिकारक, रिएक्टेंट। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट, उत्पाद। कहने का मतलब है ये जो एरो है, इस एरो का मुंह जिधर है कि नहीं, एरो का जो हेड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेड। एरो का जो हेड है ना, इस एरो का जो हेड है, ये हेड जिस और रहेगा, हेड के बाद वाला जो साइड है, हेड के बाद वाला जो साइड है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट यानी उत्पाद। और हेड के जो पीछे वाला मींस टेल साइड में जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक, रिएक्टेंट, है कि नहीं। तो इस तरह से कोई भी एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें क्या क्या होता है, एक रिएक्टेंट पार्ट होता है और एक प्रोडक्ट पार्ट होता है कि नहीं। अगर हम इस एरो का जो है निशान को अगर इस तरह हम कर दे, है कि नहीं, तो क्या ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट सेम रहेगा या फिर बदल जाएगा, नहीं, ये बदल जाएगा, है ना। ये इधर फिर रिएक्टेंट हो जाएगा, है कि नहीं, और फिर जो है इस एरो के हेड के साइड में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ सकते हैं, है ना। और हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन को, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वल्स टू का साइन को इस्तेमाल नहीं करते हैं, है कि नहीं। इक्वल्स टू का जो साइन है उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो है क्योंकि हम लोग जो है यहां पर केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। इस इक्वल्स टू के साइन को हम लोग कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर जो है हम लोग जो है इस केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन को जो है हम लोग देखना चाह रहे हैं, डायरेक्शन को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं उस एरो के माध्यम से, है कि नहीं। तो वो एरो क्या बता रहा है, ये तीर का निशान हमको क्या बता रहा है कि किस दिशा में, आखिर किस दिशा में ये केमिकल रिएक्शन जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं। जिस दिशा में इस एरो का जो है हेड होगा उसी दिशा में वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेगा, उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में वो जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या करेगा, वो आगे की ओर बढ़ेगा, है कि नहीं। तो ये जो है स्टेटमेंट है, क्या है स्टेटमेंट को एक बार हम फिर से बोलते हैं। ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। किसी भी रासायनिक या फिर भौतिक परिवर्तन के दौरान उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है कि नहीं। यानी जो भी हमको उत्पाद के रूप में मिलेगा और जो भी हम रिएक्टेंट मींस अभिकारक के रूप में हम उसमें लगाए थे, वो दोनों का जो है, वो दोनों का जो द्रव्यमान है, जो दोनों का मास है, वो क्या रहेगा, वो इक्वल रहेगा। हम लोग उसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि वो बदलेगा नहीं, वो बराबर रहेगा, है कि नहीं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले भी और रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी। इसी लॉ का एक और स्टेटमेंट भी हम लोग जो है देख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल चेंज, है कि नहीं। किसी भी रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया में परिवर्तन के दौरान जो है क्या होता है, किसी भी पदार्थ को जो है वो नष्ट नहीं किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जाता है कि नहीं। तो किसी भी केमिकल चेंज के दरमियान, फिजिकल चेंज के दरमियान, रासायनिक या फिर भौतिक परिवर्तन के दौरान उसका जो मैटर, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। ना तो उसको बर्बाद किया जा सकता है और ना ही उसका उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में इस जो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है हम लोग यहाँ पर समझ लिए, है कि नहीं। हम लोग जो है इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स को करने के लिए, है कि नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स को करते हैं, इससे जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है और जो है बेहतरीन हम लोग को समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। चलते हैं उदाहरण की ओर। तो उदाहरण में हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, हम लोग दो उदाहरण लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये दो उदाहरण में जो है हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि देखिए, हम अभी क्या बोले,
कि इस एरो से जो पीछे मीन्स एरो का जो है हेड जिधर है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट पार्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट पार्ट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद, ठीक है। और इधर जो है वो क्या है, एरो के पीछे साइड क्या है, वो है रिएक्टेंट, है कि नहीं। तो अभी रिएक्टेंट का हम लोग मास निकालने का कोशिश करते हैं, रिएक्टेंट द्रव्यमान निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए ये कार्बन है, कार्बन का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12 है, प्लस यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, यहां पर O2 होगा, है कि नहीं, सिर्फ O2 होगा, ठीक है। C प्लस O2 गिव्स CO2, है ना। तो यहां पर O2 जो है, O2 16 होता है ऑक्सीजन का जो है क्या, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, और यहां पर उसका 2 एटम है तो इसीलिए इसको हम लोग 2 से गुना कर दिए, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखते हैं 12 और प्लस 16 इंटू 2, ये हो जाएगा 32। तो इधर हम लोग देख पा रहे हैं कितना हो गया, ये 12 और ये 32, ये हो गया 44 ग्राम। ऐसा हम लोग मान सकते हैं, ऐसा हम लोग मान सकते हैं, है कि नहीं, मान सकते हैं। अभी हम लोग आते हैं प्रोडक्ट साइड में, जो उत्पाद वाला जो है उस पर चलते हैं। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के लिए 12, उसका जो है परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास जो है वो 12 है। O2 जो है यहाँ पर, O2 के लिए वही फिर 16 है ना, ऑक्सीजन का 16 है परमाणु द्रव्यमान, और यहाँ पर जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 जो है वो एटम है, ठीक है। तो अभी देखिए 12 और प्लस यहाँ पर 32, इधर भी देखिए 44 ग्राम, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो रिएक्टेंट साइड में 44 ग्राम है, उसी तरह प्रोडक्ट के साइड में भी 44 ग्राम है कि नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। मीन्स किसी भी केमिकल या फिर फिजिकल चेंज के दरमियान, रासायनिक या फिर भौतिक अभिक्रिया के दौरान जो द्रव्य है, उत्पाद का जो द्रव्यमान है और जो अभिकारक का द्रव्यमान है, वो दोनों जो है वो इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, वो बदलेगा नहीं। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 2 AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, है कि नहीं। हम लोग यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन किए तो बना ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है एक और एग्जाम्पल लिए हैं, है कि नहीं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। ये जो है यहाँ पर हमको AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट जो है यहाँ पर हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आप लोग खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि क्या ये रिएक्टेंट साइड का जो मास है, रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट साइड का जो मास है और ये जो प्रोडक्ट साइड का जो मास है वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको आप लोग खुद से करके देखेंगे, ठीक है। ये आप लोग का जो है टास्क रहेगा। अब हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों के पास है वो है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, स्थिर अनुपात के नियम, स्थिर अनुपात के नियम। ये जो लॉ है वो लेविस प्राउस्ट के द्वारा दिया गया, लेविस प्राउस्ट के द्वारा इस लॉ को दिया गया, है कि नहीं, लेविस प्राउस्ट। ये लॉ जो है ये क्या बताता है, दिस लॉ डील्स विथ द कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी एक कंपाउंड में वेरियस एलिमेंट्स जो मौजूद होता है, यह नियम यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के संघटन से संबंधित है कि नहीं। किसी भी यौगिक में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उसके संगठन से संबंधित रखता है ये नियम, है कि नहीं। इसका स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट बोलता है कि अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वेट। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी यौगिक, कोई भी कंपाउंड अगर हम लोग लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जगह बदलने से, स्थिति बदलने से उसका जो है वो
कंबाइन करने का जो रेशियो है, अनुपात है, वो बदल जाएगा, है कि नहीं। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में हमेशा समान तत्व वजन के समान निश्चित अनुपात में एक संयुक्त होते हैं, है कि नहीं। जैसे कि अभी हम लोग एग्जाम्पल वाला पार्ट में चलते हैं, उस पर हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास H2O है, वाटर है कि नहीं, वाटर है। अगर हम लोग जो है एक बार जो है नदी का पानी लेते हैं, एक बार हम लोग झील का पानी लेते हैं, और एक बार हम लोग तालाब का पानी लेते हैं, और एक बार जो है हम लोग घर का नॉर्मल टैप वाटर लेते हैं, है कि नहीं। नदी का, है ना, नदी, झील, तालाब, है ना, और नल, ठीक है। हम लोग नदी का पानी जो है लेते हैं, ये हम लोग एक बार नदी का पानी लेते हैं, ठीक ना। एक बार जो है हम लोग तालाब का पानी लेते हैं, एक बार हम लोग क्या करते हैं, झील का पानी लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्या हम लोग सब जो है ये पानी ही तो ले रहे हैं, है कि नहीं। नदी का पानी हो, झील का पानी हो, या फिर तालाब का पानी हो, या फिर नल का पानी हो, वो तो पानी है कि नहीं। तो क्या ये जो पानी है, ये जो वाटर है, ये जो वाटर है, क्या डिफरेंट डिफरेंट जगह का जो वाटर का कंबाइन करने का रेशियो होगा। क्यों, वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है कि नहीं। तो क्या रिवर का जो वाटर है, जो लेक का वाटर है, जो पॉन्ड का वाटर है, जो टैप का वाटर है, क्या उसका जो रेशियो है कंबाइन करने का, वो डिफरेंट डिफरेंट वाटर का क्या डिफरेंट होगा, नहीं, वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, है कि नहीं। मतलब हम लोग किसी भी पानी को ले तो हम लोग क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके एक वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, H2O बोल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, H2O बोल रहे हैं। और इसका अगर हम लोग रेशियो देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। यहाँ पर इसका दो एटम है, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान 16 है, तो इसको हम लोग 16 लिख दिए। तो ये आ गया 2:16, है कि नहीं, 2:16। इस तरह का जो है रेशियो है। अगर इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का कोशिश करेंगे तो इसको हम लोग 1:8 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, 1:8, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो इसी चीज को जो है क्या बोला गया, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है कि नहीं, स्थिर अनुपात के नियम। और आप दूसरा एग्जाम्पल भी यहां पर देख सकते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का, है कि नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा वाला जो उदाहरण है, उसको आप लोग खुद करने का प्रयास करेंगे और उसको खुद जो है आप लोग करके देखेंगे, है ना। हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है कि नहीं, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बहु अनुपात के नियम, ठीक है। ये जो लॉ है वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया 1803 में, है कि नहीं। मतलब 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन के द्वारा ये लॉ को दिया गया। इस लॉ का जो है, इस लॉ का अगर हम लोग देखें तो इसका स्टेटमेंट क्या है, तो देखते हैं। स्टेटमेंट है इसका, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 or more compounds, then in 2 compounds the weight of one of the elements which combines with a fixed weight of the other bears a simple whole number ratio। ठीक, कहने का क्या मतलब है कि कोई भी एक कंपाउंड अगर हम बना रहे हैं, है कि नहीं, कोई भी अगर एक कंपाउंड हम बना रहे हैं तो वो क्या होगा, वो जो है एक अलग अलग मल्टीपल प्रोपोर्शन, मतलब क्या कि अलग अलग जो है, अलग अलग तत्व के साथ मिलकर, अलग अलग रेशियो में मिलकर वो अलग अलग कंपाउंड को बनाने का क्षमता रखता है या बनाता है। इस चीज को यहां पर बोला जा रहा है कि नहीं। यहां पर हिंदी में क्या है, जब दो तत्व मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं
तो दो यौगिकों में एक तत्व का भार जो दूसरे के निश्चित भार से के साथ जुड़ता है एक साधारण पूर्ण संख्या अनुपात रखता है कि नहीं। इस स्टेटमेंट को हम लोग एग्जाम्पल के सहारे बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल वाला पार्ट में, है ना। तो एग्जाम्पल वाला पार्ट में हम लोग यहां देख रहे हैं, देखिए यहां पर जो है वाटर है कि नहीं, हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन यहां पर कंबाइन किया है, और ये जो है यहां पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया है कि नहीं। यहां पर देखिए हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन किया है, फिर से हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल से कंबाइन किया है कि नहीं। यहां पर जो है आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 एलिमेंट, 2 एटम, है कि नहीं, हाइड्रोजन का 2 एटम जो है कंबाइन किया है ऑक्सीजन के एटम से। एक बार एक एटम से कंबाइन करने का कोशिश किया है, एक बार 2 एटम के साथ कंबाइन करने का कोशिश किया है कि नहीं। तो जब हाइड्रोजन का 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम से कंबाइन कर रहा है तो यह बन रहा है H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर। और उसी तरह जब हाइड्रोजन का यहां 2 एटम ऑक्सीजन के 2 एटम से कंबाइन करने का कोशिश करना चाह रहा है तो यहां बन रहा है H2O2, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि ये हाइड्रोजन जो है ये दोनों ऑक्सीजन के साथ जो है, दोनों ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का 2 ही एलिमेंट, 2 एटम जो है वो कंबाइन कर रहा है कि नहीं। क्यों? अलग अलग ऑक्सीजन का, एक बार ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट मींस 1 एटम से कंबाइन कर रहा है, एक बार ऑक्सीजन का 2 एटम से वो कंबाइन कर रहा है कि नहीं। यहां पर जो है हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन का 1 ही ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, और एक बार क्या हो रहा है कि इसी ऑक्सीजन, है कि नहीं, एक इस तरह से, है ना, इस तरह से हो रहा है कि नहीं, इस तरह से हो रहा है। इस टाइप से, है कि नहीं। यहां पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। 2 हाइड्रोजन, कहने का यहां पर मेरा साफ एक मतलब है कि 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन जो है वो एक साथ कंबाइन कर रहा है कि नहीं। कहने का क्या मतलब है यहां पर कि एक बार हाइड्रोजन का 2 एटम ऑक्सीजन का 1 एटम से कंबाइन करके वाटर बना रहा है, और एक बार हाइड्रोजन का 2 एटम ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं क्या, मल्टीपल प्रोपोर्शन। हम लोग अभी क्या पढ़े मल्टीपल प्रोपोर्शन। कहने का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन का 2 ही एलिमेंट, एक बार 1 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कोई एक और कंपाउंड बनाया, एक बार 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कोई एक और कंपाउंड बना लिया, है कि नहीं। अगला एग्जांपल अब में आप देख सकते हैं कि यहां पर 1 ऑक्सीजन कॉपर से कंबाइन कर रहा है, कॉपर का 1 एलिमेंट मींस 1 एटम से। उसी तरह 1 ऑक्सीजन यहां पर कॉपर का 2 एटम से कंबाइन करके कोई और कंपाउंड बना ले रहा है कि नहीं। यहां पर ये कॉपर 2 ऑक्साइड है और कॉपर 1 ऑक्साइड है कि नहीं, कॉपर 2 ऑक्साइड है और कॉपर 1 ऑक्साइड है। तो इस डिफरेंस को आप लोग यहां पर समझ पा रहे हैं क्या, कि यहां पर ऑक्सीजन का 1 ही एलिमेंट, ऑक्सीजन का 1 ही एटम एक बार कॉपर का 2 एलिमेंट 2 एटम से कंबाइन कर रहा है, एक बार कॉपर का 1 एलिमेंट मींस 1 एटम से कंबाइन कर रहा है कि नहीं। और एक बार जो है, एक बार क्या बना रहा है वो, एक बार बना रहा है क्या, एक बार क्या बना रहा है, हाँ, एक बार क्या बना रहा है, एक बार वो बना रहा है कॉपर ऑक्साइड 2 और एक बार बना रहा है कॉपर 1 ऑक्साइड, है कि नहीं, कॉपर 2 ऑक्साइड और कॉपर 1 ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से अगला एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं, वो आप खुद से समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, है कि नहीं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, पारस्परिक अनुपात का नियम। क्या बोला जा रहा है,
पारस्परिक अनुपात का नियम। ठीक है, इसको हम लोग व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो नियम है इसको जो है रिक्चर नाम का साइंटिस्ट ने दिया था 1792 में, 1792 ईस्वी में जो है वो इस लॉ को दिए थे, है कि नहीं। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंबाइनिंग वेट। इस नियम को समतुल्य माना जाता है, समतुल्य अनुपात का नियम या भारों के संयोजक का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, इस नियम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली विथ द सेम वेट ऑफ अ थर्ड एलिमेंट, the ratio in which they do so will be the same in which they combine with each other। कहने का क्या मतलब है कि यहां पर कोई अलग अलग एलिमेंट किसी एक सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन करके दो अलग अलग कंपाउंड बनाने का जो प्रोसेस है, जो मीन्स जो कैपेबिलिटी है, उसी को यहां पर बोला जा रहा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, है कि नहीं। अगला इसी को हिंदी में जो है अगर हम लोग बोलना चाहें तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ समान वजन के साथ अलग अलग जुड़ते हैं तो जिस अनुपात में वे ऐसा करते हैं वह वही होगा जिसमें वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, है कि नहीं। तो इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के जरिए जो है हम लोग बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हैं कार्बन एंड सल्फर। ठीक है, कार्बन एंड सल्फर ये दो अलग अलग एलिमेंट है, ये दो अलग अलग एलिमेंट है, दो अलग अलग एटम। अगर हम कार्बन को एक बार ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवा दें, सल्फर को भी उसी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवा दें, देखिए अलग अलग जो है ये एलिमेंट है, कार्बन अलग है, सल्फर अलग है, दोनों कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, है कि नहीं। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो बनाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, है कि नहीं। तो इसी चीज को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, है कि नहीं। यहां पर क्या हो रहा है, दो अलग अलग एलिमेंट किसी एक सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन करके दो अलग अलग कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन कर रहा है, उसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, पारस्परिक अनुपात का नियम। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, और अगला कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गे-लुसेक का गैसियस वॉल्यूम को जो है गैसीय आयतन का नियम, गे-लुसेक का गैसीय आयतन का नियम, ये जो लॉ है वो गे-लुसेक के द्वारा प्रपोज किया गया। किसके द्वारा, गे-लुसेक के द्वारा इस लॉ को दिया गया। ये लॉ जो है, ये लॉ किस चीज के लिए है, दिस लॉ डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। हम लोग सबसे पहला वाला जो नियम पढ़े थे, है कि नहीं। यहां पर क्या पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए यहां पर पढ़ेंगे हम लोग क्या, कि गैसियस वॉल्यूम, है कि नहीं। वॉल्यूम का जो है यहां पर हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यह नियम रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अभिकारकों और उत्पादों की मात्रा के बीच का संबंध है कि नहीं। वॉल्यूम मात्रा, वहां पर द्रव्यमान था, यहां पर क्या है, मात्रा है कि नहीं। इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स व्हेनेवर गैसेस एज वेल एज प्रोडक्ट्स बियर अ सिंपल नंबर रेशियो। क्या बोल रहा है कि तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में जब भी गैसों के साथ उत्पादों का एक साधारण संख्या अनुपात होता है। कहने का क्या मतलब है, इस चीज को हम लोग उदाहरण के जरिए जो है समझते हैं। जैसे कि अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहां पर हाइड्रोजन का जो है एक वॉल्यूम कंबाइन किया क्लोरीन का एक वॉल्यूम के साथ, है कि नहीं। क्या किया, हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम कंबाइन किया क्लोरीन के एक वॉल्यूम के साथ, तो हमको दो वॉल्यूम क्या मिला, HCl मिला, हाइड्रोजन क्लोराइड मिला,
क्या मिला? हाइड्रोजन क्लोराइड मिला, है कि नहीं। यहां पर हम लोग वॉल्यूम का जो है रेशियो देख सकते हैं, है कि नहीं। हाइड्रोजन क्लोरीन और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का जो अनुपात है, जो रेशियो है, हम लोग देख सकते हैं क्या है, वो है 1:1:2, है कि नहीं। 1:1:2, है कि नहीं। तो इसी चीज को जो है क्या बोला जा रहा है कि यही जो है वो है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, है कि नहीं। इसी चीज को बोला जा रहा है क्या, कि सिंपल नंबर का रेशियो में वो क्या करेगा, वो कंबाइन करेगा, है कि नहीं। तो इस चीज को आप समझ गए, गे-लुसैक्स। तो आज का जो हम है, आज का लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीज को देखें, एक बार फिर से हम लोग जो है जल्दी जल्दी देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या किए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग किए इसका एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात के नियम, ठीक है, इसका भी हम लोग एग्जाम्पल किए इससे रिलेटेड। उसके बाद हम लोग किए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बहु अनुपात का नियम। उसके बाद इसका एग्जाम्पल फिर हम लोग किए। उसके बाद फिर हम लोग किए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, पारस्परिक अनुपात के नियम, है कि नहीं, जिसको हम लोग व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी बोलते हैं। उसके बाद जो है हम लोग इसका फिर उदाहरण किए, और देन हम लोग क्या किए लास्ट में, गे-लुसैक गैसीय आयतन का नियम, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक है। तो आपको ये अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं आप। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर वगैरह कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।